नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाई नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और ये TGT आर्ट के लिए स्पेशली क्लास है। आज के इस वीडियो में हम लोग मुग़ल कालीन चित्रकला के बारे में देखेंगे। मुग़ल कालीन चित्रकला से क्वेश्चंस भी खूब पूछे जाते हैं बेटा। 3 से 4 क्वेश्चंस मिनिमम रहते हैं, मैक्सिमम तो 6 क्वेश्चंस तक भी आ चुके हैं। तो हल्के मत लीजिएगा, एक ही वीडियो से आपका बहुत कुछ कवर हो जाने वाला है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है और टाइम भी हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। आप जानते हैं लक्ष्य बैच में हम लोग ये 19वां क्लास देख रहे हैं। लक्ष्य बैच का 19वां क्लास है और आज मुग़ल कला के बारे में पढ़ेंगे, ढंग से जानेंगे बेटा। 1 लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, A to Z डाटा देखेंगे, जहांगीर तक का डाटा भी देख लेंगे। आइए देखते हैं। जो पहला पॉइंट कहा गया कि मुग़ल वंश का पैतृक ग्रह क्या था बेटा, तो मुग़ल वंश का पैतृक ग्रह जो है वो ईरान रहा है। मुग़ल वंश का पैतृक ग्रह जो है वो ईरान रहा है। जबकि बाबर के बारे में अगर बात करें तो बाबर किस वंश का शासक रहा है, तो बाबर मूल रूप से तुर्क वंश का शासक रहा है। ये डाटा इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था बेटा, तो मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो बाबर ही माना जाता है। लेकिन अगर मुग़ल शैली की बात की जाएगी, शैली ये भी आगे क्वेश्चंस भी आएगा, तो उसके लिए अकबर जिम्मेदार होता है। अकबर राइट आंसर बनता है। जो आयोग राइट आंसर मानता है बेटा उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बाबर का पूरा नाम क्या था, तो जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम हुआ करता है। बाबर के पिता का नाम क्या रहा है बेटा, तो उमर शेख मिर्जा इनके पिताजी का नाम रहा है। आगे बात करें तो कहा जाता है बाबर का जन्म कब हुआ था बेटा, तो 14 फरवरी का दिन होता है, 1483 ईस्वी होता है। रायफेल का जन्म भी मूल रूप से 1483 ईस्वी में हुआ है। बाबर ने काबुल पे अधिकार कब किया बेटा, तो 1503 में ये काबुल पे विजय प्राप्त करता है, 1503 में। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि बाबर ने गाजी या फिर गजनी, गाजी नहीं सॉरी बेटा, गजनी पे अधिकार कब किया। गजनी एक शहर होता है, अफगानिस्तान में पाया जाता है। तो गजनी पे अधिकार ये कब करता है, तो 2 साल बाद, काबुल के 2 साल बाद जो है मूल रूप से गजनी पे भी ये फतेह करता है, यानी 1505 ईस्वी में। आगे गाजी, कलंदर, बादशाह, ये सब उपाधि किसके हैं, तो ये सब बाबर अपने आप को कहा करता था। बादशाह कहता था, कलंदर कहता था, गाजी कहता था, ये सब अपने आप को जो है ऐसे नामों से पुकारा करता था। तो बाबर ही ऐसा उपाधि धारण करता था। पानीपत मस्जिद और शम्मल की मस्जिद कहाँ स्थित है, तो बेटा पानीपत जगह आप जानते हैं हरियाणा में है, तो उसके साथ हरियाणा ही राइट आंसर बनेगा। पानीपत मस्जिद और शम्मल मस्जिद मूल रूप से हरियाणा प्रांत में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, कहा जाता है बाबरी मस्जिद कहाँ स्थित है बेटा। बाबरी मस्जिद स्थित थी, है नहीं, स्थित थी, इसे कर दीजिए, अयोध्या में थी। आप जानते हैं उसका विध्वंस हो चुका था, हालांकि उसका मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह से हो करके उसे सुलझा दिया गया है और फाइनली अब उस पर मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है। आगे कहा जाता है बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो बेटा ये सेनापति है मीर बकी, ये बाबर का सेनापति था। कई बार बाबर के बारे में पूछा गया है कि किसका सेनापति मूल रूप से जो है बाबरी मस्जिद बनवाता है, तो बाबर का सेनापति होता है। किसने बनवाया, तो मीर बकी ने बनवाया था, याद रखना है। आगे बात करते हैं, पूछा गया भारत में सर्वप्रथम चौखंडे होता है ज्यामितीय आकार में बाग बगीचे किसने बनवाए, तो बेटा चौखंडे आकार में बाग बगीचे मूल रूप से बाबर के द्वारा ही बनवाए जाते थे। आगे आगरा का आराम बाग किस आकार में बनाया गया है बेटा, तो आगरा का जो आराम बाग है ये चौखंडे आकार में ही दर्शाया गया है, चौखंडे आकार में ही बनाया गया है। ईरान के शासकों पर लिखी गई प्रमुख ग्रंथ कौन सी है बेटा, तो शाहनामा ग्रंथ है, वो याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। शाहनामा पुस्तक मुगलों के संरक्षण में कितने वर्षों तक थी बेटा, तो 20 वर्ष तक शाहनामा मुगलों के संरक्षण में रही है। शाहनामा की रचना आप जानते हैं फिरदौसी साहब ने की है, रचना इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी को किस उपनाम से जाना जाता है, तो बेटा फारस का होमर मूल रूप से किसको कहा जाता है, फिरदौसी को कहा जाता है, जिनकी अच्छी रचना शाहनामा है। बेहजाद और शाह मुजफ्फर के चित्रकारी के संदर्भ में किसने विवेचना किया गया है बेटा, तो बाबर के द्वारा बेहजाद और शाह मुजफ्फर की चित्रकारी के बारे में विवेचना किया गया है, बाबर ऐसा कहा करता था। बेहजाद किस चित्रण के लिए जाना जाता है, पारंगत है बेटा, तो यह आलेखन के लिए बहुत अच्छा चित्रकार माना जाता है। समरकंद के एक मस्जिद के निर्माण में या समरकंद के एक मस्जिद के संदर्भ में अपनी आत्मकथा किसने लिखा है बेटा, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा के बारे में लिखा है। आगे कौन शासक कला पारखी है, आशु कवि है, गद्य लेखक है बेटा। आशु कवि होता है जो तुरंत कविता रचते,
तो आंसू कवि भी रहा है, गद्य लेखक भी रहा है, कला पारखी भी रहा है। ऐसा कारनामा बाबर के अंदर रहा है। बाबर अपने आप को कलंदर भी कहा करता था, कलंदर भी पुकारा करता था। तुझ के बाबरी किसकी आत्मकथा है बेटा? तो तुझ के बाबरी बाबर की ही आत्मकथा है, बाबर ने खुद लिखी है और तुर्की भाषा में लिखी है, ये याद रखना है। ये भाषा कई बार पूछा गया क्वेश्चन से। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है वाकायत बाबरी किसकी आत्मकथा है बेटा? ये भी बाबर की ही आत्मकथा है। वाकायत बाबरी भी बाबर की आत्मकथा है। बाबर अपनी आत्मकथा किस शैली में लिखता है बेटा? तो गद्य शैली में लिखता है, बहुत अच्छे से, फारसी भाषा में नहीं, तुर्की भाषा में। तुझ के बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया बेटा? तो तुझ के बाबरी का आप जानते हैं पहले फारसी में लिखा गया था, नहीं, पहले ये किस में लिखा गया था? पहले तुर्की में लिखा गया था, उसके बाद फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया जाता है। बाबर तुर्की गीतों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित करवाता था बेटा? तो बाबर तुर्की गीतों को मूल रूप से दीवाने नाम के नाम से इसे संग्रहित करवाता था, उसे प्रकाशित करवाता था। बाबर ने पद्य की एक नई शैली का नाम दिया, तो मुबैयान शैली उसे कहा जाता है, पद्य। आप जानते हैं गद्य में भी लिखा है और पद्य में भी लिखा है। अच्छा आशुलिपि कलाकार है, तो मूल रूप से आशुलिपि उसी को कहा जाता है जो तुरंत रचना कर दे, तुरंत कविता लिख दे। तो आशुलिपि था, बाबर के अंदर इतनी क्वालिटी थी। तो मुबैयान के नाम से नई पद्य शैली को भी इस्टेब्लिश किया है। आगे बाबर को सर्वप्रथम कहाँ दफनाया जाता है बेटा? तो आराम बाग में दफनाया जाता है। आराम बाग कहाँ पे है? आगरा में है। बाबर को सर्वप्रथम दूसरी बार कहाँ दफनाया गया बेटा? तो काबुल में दफनाया गया, अफगानिस्तान में पड़ता है, क्योंकि बाबर कहा करता था कि मेरी जो है दाह संस्कार इसमें होता नहीं है, मूल रूप से दफनाने का काम होता है, तो इनके पार्थिव शरीर को यहाँ दफनाया जाता है। आगरा में पहले आराम बाग में, उसके बाद काबुल अफगानिस्तान में दफनाया जाता है। याद रखना है। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था बेटा? शाहदरा लाहौर में इन्हें दफनाया जाता है। हुमायूं, कमरान, हिंदाल, अस्करी किसके पुत्र थे? तो बेटा हुमायूं, कमरान, हिंदाल और अस्करी मूल रूप से बाबर के 4 पुत्र थे, यही चारों हैं। आगे बात करते हैं, पूछा जाता है बाबर का कौन उत्तराधिकारी पुत्र होता है बेटा? तो हुमायूं होता है। बाबर के दरबार में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था बेटा? तो नीनो डी कुन्ह। नीनो डी कुन्ह मूल रूप से बाबर के दरबार के आने वाले पहले पुर्तगाली रहे। अकबर के दरबार में आने वाला पुर्तगाली पादरी कहा जाता है बेटा ईसाई प्रचारक को, वो कौन था? तो एंथोनियो मांडसीरेट। एंथोनियो मांडसीरेट किसके दरबार में आते हैं? अकबर के दरबार में आते हैं। कहाँ से हैं? पुर्तगाल से हैं। क्या हैं? ईसाई पादरी हैं, याद रखना है। अकबर ने अपने पुत्र मुराद का शिक्षा किससे नियुक्त किया बेटा? शिक्षक किससे बनाया गया? तो अकबर का पुत्र होता है मुराद। मुराद को एक शिक्षक मिलता है एंथोनियो और दूसरा मिलता है मांडसीरेट। तो एंथोनियो और मांडसीरेट ये दोनों जो है शिक्षा देते हैं मुराद को। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन होता है बेटा? तो थॉमस रेक्सवेंट मूल रूप से पहला अंग्रेज माना जाता है। आगे कहा जाता है भारत में पहुंचने वाली प्रथम ब्रिटिश जहाज कौन सी होती है? रेड ड्रैगन होती है बेटा। रेड ड्रैगन से ही पहले व्यक्ति आते हैं। हुमायूं का पूरा नाम क्या है बेटा? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं होता है इनका पूरा नाम, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। आगे हुमायूं का जन्म कहाँ होता है बेटा? क्वेश्चन पूछा गया है। काबुल में होता है, अफगानिस्तान का बेल्ट होता है। 1508 ईस्वी में इनका जन्म होता है। गद्दी पे कब बैठता है? 1530 में बैठता है। हुमायूं का प्रतिद्वंदी शासक कौन रहा है बेटा? तो हुमायूं का प्रतिद्वंदी शेरशाह सूरी रहा है। आप जानते हैं एक युद्ध में इसे पराजित करता है। उसके बाद दिल्ली के गद्दी पे शेरशाह सूरी भी बीच में बैठता है। अच्छा, हुमायूं का जन्म जो है आप जानते ही हैं कि वहाँ अफगानिस्तान काबुल में होता है, लेकिन अकबर, हुमायूं का पुत्र है अकबर। अकबर का जन्म कब होता है? तो 15 अक्टूबर 1542 को बीरसाल अमरकोट के मैदान में मूल रूप से उनके महल में होता है अकबर का जन्म। अकबर का पूरा नाम क्या होता है बेटा? तो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर इनका पूरा नाम है। ये भी बहुत कला पारखी शासक रहे हैं और सभी ही बनाने में निपुण रहे हैं। हुमायूं किस धर्म का अनुयायी रहा है बेटा? तो सिया धर्म का मानता था हुमायूं। और हुमायूं का सेनापति कौन रहा है? तो बहराम खां मूल रूप से हुमायूं का सेनापति रहा है। हुमायूं एक अच्छा शासक माना गया, लेकिन लास्ट में मूल रूप से ये शेरशाह से पराजित होता है। हुमायूं से अब्दुल समद और मीर सैयद अली से मुलाकात कहाँ होती है बेटा? तो तब्रेज में मूल रूप से इन दोनों कलाकारों से होती है, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। फिर ये दोनों इसके दरबार में आते हैं। ख्वाजा अब्दुल समद किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? तो पशु चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन छप चुका है, हल्के मत लीजिएगा। ख्वाजा अब्दुल समद किस रूप में जाने जाते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पशु चित्रण के लिए जाने जाते हैं। जबकि मीर सैयद अली किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? तो ग्रामीण चित्रण को दर्शाने के लिए मीर सैयद अली जाने जाते हैं। ये दोनों किसके दरबार के रहे हैं? तो हुमायूं के दरबार के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। आगे हुमायूं का निर्वासन काल क्या रहा है बेटा? तो हुमायूं का निर्वासन काल वही जब दिल्ली छूट जाता है इनका। तो 1540 से 1555 तक ये 15 वर्ष दिल्ली की गद्दी पे नहीं रहे हैं। याद रखना है, निर्वासन के रूप में इन्होंने अपनी जीविका काटी है। शेरमंडल की सीढ़ियों से गिर करके मूल रूप से किसकी मृत्यु होती है बेटा? तो शेरमंडल होता है ये एक जो है पुस्तकालय है, उसकी सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में। आगे कहा जाता है अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी विषयों का मूल रूप से मुगल शासक जानकार था। तो अरबी जानता था, फारसी जानता था, तुर्की जानता था और हिंदी भी जानता था। वो ऐसा जो है शासक मूल रूप से हुमायूं ही माना जाता है।
आगे आगे कहा जाता है अकबर के कहने पे गुलबदन बेगम किसकी आत्मकथा लिखती हैं बेटा, तो अकबर के कहने पे गुलबदन बेगम हुमायूंनामा लिखती हैं, हुमायूं की आत्मकथा है। आगे हुमायूं ज्योतिष का अच्छा जानकार था, हाँ किसने कहा था, तो ये अब्बास खां शेरवानी कहते हैं कि हुमायूं जो है ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान रखता था, अब्बास खां शेरवानी के अनुसार। कौन मुगल शासक ज्योतिष के अनुसार 7 दिन में 7 टाइप के कपड़े पहनता बेटा, तो वो हुमायूं ही करता था, 7 दिनों में 7 टाइप के कपड़े पहनता था। दिल्ली में दीन पिनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने करवाई थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अक्सर वनडे इंटरेस्ट में पूछा जाता है दीन पिनाह नगर की स्थापना कहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है, किसने किया है, हुमायूं ने किया है। हुमायूं किसका लड़का है बेटा, तो बाबर का लड़का है। आगे शेरमंडल नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने की है बेटा, तो वो भी हुमायूं के द्वारा ही की जाती है। वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत जरूरी है बेटा, आपको नोट डाउन करना होगा। पंख कटा हुआ कबूतर फतका का चित्रण मूल रूप से किसने करवाया, इतना बार ये क्वेश्चन छपा है बेटा, पंख कटा हुआ कबूतर का चित्रण किसने करवाया था, हुमायूं ने करवाया था, इतना बार ये क्वेश्चन छपा है, क्या बताया जाए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे सात मास के दरबार में सिराजी और जदयू का हुमायूं जो है भारत कब लाता है, तो 1555 ईस्वी में मूल रूप से ये लोग भारत आते हैं हुमायूं के साथ। मीर सैयद अली और बेहजाद द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है बेटा, तो नादिर उल मुलुक मूल रूप से किसका ग्रंथ है, बेहजाद और मीर सैयद अली का। आगे कहा जाता है, आगे का क्वेश्चन बनता है नादिर उल उमार का चित्रण किसके समय हुआ है बेटा, तो नादिर उल उमार का जो चित्रण है ये हुमायूं के द्वारा ही किया जाता है, हुमायूं के समय में किया जाता है। हुमायूं और अकबर किसके चित्रकला सिखाते थे बेटा, हुमायूं और अकबर मूल रूप से किससे चित्रकला सिखा करते थे, तो अबू समद सिराजी से मूल रूप से ये लोग चित्रकारी सीखा करते थे। आगे कहा जाता है मुगल शैली, मुगल शैली का आरंभ किसके समय में माना जाता है, तो मुगल शैली का जो आरंभ है बेटा वो अकबर के समय में माना जाता है, अकबर के समय में। हुमायूं ने मीर सैयद अली को किसकी उपाधि से नवाजा है बेटा, तो हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल असर की उपाधि से नवाजा है। हुमायूं और अकबर सीरी कलम का उपाधि किसको देते हैं बेटा, तो अबू समद सिराजी को मूल रूप से हुमायूं और अकबर दोनों लोग सीरी कलम की उपाधि दे देते हैं। आगे आगे के क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा, तो पूछा गया है कि मुगल कला की नींव किसने रखी थी बेटा, मुगल कला अगर पूछा जाए तो हुमायूं होगा, जबकि मुगल कला की नींव रखी गई भारत में तब अकबर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। मुगल शैली पूछा जाता है तो सीधे मुगल शैली का नींव किसने रखी, तो भी अकबर ही राइट आंसर बनता है। आगे अकबर का पूरा नाम क्या है बेटा, तो मोहम्मद जलालुद्दीन होता है। कितने वर्ष की उम्र में अकबर गद्दी पे बैठता है, 13 वर्ष 11 माह की उम्र में ये गद्दी पे बैठ जाता है। अकबर के माता का नाम क्या है बेटा, तो हमीदा बानो बेगम। जोधाबाई रुकैया बेगम किसकी पत्नियां थीं, जोधाबाई और रुकैया बेगम दोनों नाम पूछे गए हैं, ये अकबर की पत्नियां होती हैं, याद रखना है। आगे बात करें तो पूछा जाता है कि जोधाबाई के पुत्र का नाम बताइए, तो बेटा जोधाबाई के पुत्र का नाम है सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। आगे कहा जाता है जहांगीर, मुराद, दानियाल किस मुगल शासक के पुत्र रहे, तो बेटा जहांगीर, मुराद और दानियाल मूल रूप से अकबर के ही पुत्र रहे हैं, याद रखना है। आगे कहा गया दीन-ए इलाही धर्म किसने चलवाया था बेटा, दीन-ए इलाही धर्म किसने चलवाया, तो अल्लामी फैजी भी मूल रूप से तानसेन अकबर के दरबार के बेटा महान संगीतकार थे। टोडरमल अकबर के दरबार के क्या रहे हैं बेटा, वो धूम विशेषक रहे हैं, राजा टोडर। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार के क्या रहे हैं, तो अब्दुल रहीम खान खाना बेटा अकबर के दरबार के अच्छे लेखक रहे हैं। भगवान दास अकबर के दरबार के क्या बेटा, तो चित्रकार रहे हैं एज अ मानसिंह अकबर के दरबार के क्या ख्याति प्राप्त हैं, अकबर के सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। बीरबल अकबर के दरबार के क्या थे बेटा, तो आप जानते हैं परामर्शकर्ता मूल रूप से बीरबल ही थे, जो अकबर को ज्ञान दिया करते थे, ये करना है ये नहीं करना है। आगे मुल्ला दो प्याजा अकबर के दरबार का क्या रहा है, तो ये पाक शास्त्री रहा है बेटा, ये भोजन कैसे बनवाना है इस पे बात किया करता था। अकबर में प्रथम विजय किस क्षेत्र में पाया है बेटा, तो मालवा वाला बेल्ट होता है, उसे सबसे पहले अकबर जीतता है। आगे क्वेश्चंस कहा गया अकबर ने अंतिम विजय किस क्षेत्र पे पाई है बेटा, तो होता है असीरगढ़। असीरगढ़ कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। 1601 ईस्वी में अकबर इसे जीतता है।
आगे अकबर ने गुजरात पे जो है विजय कब पाई, तो 1572 ईस्वी में पाते हैं। और अकबर ने गुजरात विजय की खुशी में किस दरवाजे का निर्माण करवाया था बेटा, तो उसका नाम होता है बुलंद दरवाजा, जिसे अकबर बनवाता है। बुलंद दरवाजे की हाइट के लिए बेटा बहुत कन्फ्यूजन है, कई जगह 176 फीट मिलता है, आयोग इसे 134 फीट मानता है। दोनों याद रखिएगा, अगर दोनों ऑप्शन में रहता है तब 176 फीट लगाना है। फिलहाल आयोग 134 फीट राइट आंसर मान चुका है। आप प्रीवियस से सॉल्व करेंगे उसमें 134 फीट राइट आंसर माना गया है, हालांकि है 176 फीट, ये मैं जानता हूँ। आगे, किस युद्ध में सावलदास जगन्नाथ तारानाथ अकबर के साथ थे बेटा, तो गुजरात युद्ध के दौरान तारानाथ, जगन्नाथ, सावलदास सब अकबर के साथ लड़े। गुजरात युद्ध का चित्रण किसने किया है बेटा, तो सावलदास के द्वारा गुजरात युद्ध का चित्रण अच्छे से किया गया है। आगे, अकबर की मृत्यु किस बीमारी से होती है बेटा, तो अतिसार होती है, जिसे हम लोग डिसेंटिया के नाम से पुकारते हैं, तो उसी के कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर को कहाँ दफनाया जाएगा, तो सिकंदरा वाला बेल्ट होता है, वहीं अकबर को दफना दिया जाता है। आईने अकबरी के लेखक कौन है बेटा, तो अबुल फजल हो जाएगा। जबकि ताबकात एक बाबरी किसने लिखा है बेटा, तो ये बदायूं की होती है रचना। ताबकात एक बाबरी किसकी रचना है, तो बदायूं राइट आंसर बनेगी। आगे, वाकायत बाबरी की रचना किसने किया है बेटा, वाकायत बाबरी की जो रचना है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया जाता है, अच्छी रचना मानी जाती है, याद रखना है। मुगल चित्रकला का संस्थापक आप जानते हैं मीर सैयद अली को माना जाता है मुगल चित्रकला का संस्थापक। आगे कहा जाता है, किसने कहा हिंदू चित्रकार के चित्र मुस्लिम चित्रकारों की भावना से कहीं ऊंचे होते हैं, यह कथन अकबर का है। अकबर अनपढ़ राजा था, ये भी क्वेश्चन छप चुका है, कौन सा राजा अनपढ़ था बेटा, राइट आंसर बता। आगे, फतेहपुर सीकरी में किसकी देखभाल में चित्रकला विभाग बना था बेटा, फतेहपुर सीकरी में देखभाल होता है अब्दुल समद सिराजी का, उन्हीं के दरबार में मूल रूप से उन्हीं की देखरेख में चित्रकला विभाग इस्टेब्लिश हो। आगे कहा जाता है, अकबर ने सीकरी में कितने चित्रकार नियुक्त किए थे बेटा, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 100 से अधिक चित्रकार नियुक्त कर रखे थे, फिर भी चित्रकला स्वर्ण काल के रूप में इनके काल में नहीं पहुंच पाई। अकबर के चित्रकला विभाग का संरक्षण कौन करता था बेटा, तो उसे दरोगा किया करता था, याद रखना है। मुगल काल में भित्ति चित्र किसने करवाया है बेटा, तो मुगल काल में भित्तियों पर चित्रण मूल रूप से अकबर के द्वारा होता है। 1569 ईस्वी में भित्ति चित्रण का कार्य स्टार्ट होता है। ईरानी शैली, भारतीय शैली, चीनी शैली का प्रयोग किस चित्रण में हुआ है बेटा, तो ईरानी शैली हो, भारतीय शैली हो, चीनी शैली हो, सभी का प्रयोग भित्ति चित्रण में किया जाता रहा है। आगे, अकबर के चित्रकला का मुख्यालय कहाँ रहा है बेटा, तो फतेहपुर सीकरी आगरा में मूल रूप से अकबर की चित्रकला का मुख्यालय रहा है। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर के चित्रशाला का मुख्यालय रहा है। आगे पूछा जाता है, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी में कौन सा विभाग स्थापित कराया गया बेटा, तो चित्रशाला विभाग मूल रूप से आगरा में भी रहा है, लाहौर में भी रहा है और फतेहपुर सीकरी में भी रहा है। आगे क्वेश्चंस कहा जाता है, अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख किया है बेटा, क्वेश्चन छप चुका है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने चित्रकारों को दर्शाया, तो 17 चित्रकारों के बारे में हमने बताया है। किस पुस्तक में 13 हिंदू 4 मुसलमान चित्रकारों का उल्लेख है बेटा, तो आईने अकबरी में ही 13 हिंदू और 4 मुसलमान चित्रकारों का उल्लेख दर्शाया गया है। आगे कहा जाता है, वाकायत बाबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख मिलता है बेटा, तो वाकायत बाबरी में मूल रूप से 22 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है, 22 चित्रकार, 22 चित्रकार। पूछा जाता है, किस पुस्तक में 19 हिंदू और 3 मुसलमान चित्रकारों का उल्लेख है बेटा, तो वाकायत बाबरी में 22 चित्रकारों का उल्लेख है, इसमें 19 हिंदू और 3 मुस्लिम चित्रकारों के बारे में दर्शाया गया है, बताया गया है। आगे कहा जाता है, सिराजी, जुदाई, फारूक बेग किसके दरबार के मुख्य चित्रकार रहे बेटा, तो अबू समद सिराजी हो, जुदाई हो या फिर फारूक बेग हो, ये सब अकबर के काल के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। सीरी कलम की उपाधि किसने दी है अकबर ने, मूल रूप से अबू समद को ही देते हैं, अकबर इसे सीरी कलम के नाम से भी पुकारते हैं। अकबर ने सीकरी के सिक्के का कारखाना यानी टकसाल का अध्यक्ष किसे बनाया बेटा, तो अबू समद सिराजी को ही टकसाल का अध्यक्ष भी अकबर नियुक्त करते हैं। आगे कहा जाता है, अकबर ने सिराजी को कितना मनसब प्रदान किया बेटा, तो 400 मनसब अकबर ने अबू समद सिराजी को दिए हैं। आगे, कौन सा चित्रकार शिकस्त शैली का लेखन जानता था बेटा, शिकस्त शैली का लेखक मूल रूप से अबू समद सिराजी को ही माना जाता रहा है। आगे कहा जाता है, अकबर का पुत्र आता है सलीम, सलीम का सहपाठी कौन रहा है बेटा, तो सलीम का सहपाठी अबू समद सिराजी का पुत्र होता है शरीफ, तो सिराजी का पुत्र है शरीफ, शरीफ मूल रूप से सलीम का जो है सहपाठी रहा है, साथ में ज्ञान प्राप्त किया है। सिराजी को मुल्तान का दीवान अकबर ने कब बनाया बेटा, तो मुल्तान का दीवान 1584 ईस्वी में बनाता है। आगे, कौन चित्रकार दीन इलाही धर्म को अपनाया है बेटा, तो अबू समद सिराजी ही दीन इलाही धर्म को सबसे पहले अपनाता है। आगे कहा जाता है, कौन हिंदू दीन इलाही धर्म को अपनाता है बेटा, तो दीन इलाही धर्म को हिंदू शासक हैं
बीरबल, जिन्हें हम लोग रामतनु पांडे के नाम से जानते हैं, उन्होंने दीन इलाही धर्म को अपनाया था। आगे दशवंत बसावन के प्रमुख कला गुरु कौन रहे हैं बेटा? तो दशवंत हो या फिर बसावन, दोनों के दोनों चेले किसके हैं? अबू समद सिराजी के चेले हैं बेटा, याद रखना है। अबू समद सिराजी गुरु जी हैं, जबकि दशवंत और बसावन उनके चेले रहे। आगे पूछा जाता है मीर सैयद अली किस देश का चित्रकार रहा है बेटा? तो तब्रेज ईरान का चित्रकार मीर सैयद अली माना जाता है। ईरान इराक दोनों ऑप्शंस में रहता है बेटा, याद रखिएगा ईरान वाला बेल्ट रहता है मीर सैयद अली के लिए। आंसर्स ईरान लगाना। आगे कहा जाता है मीर सैयद अली किस देश के चित्रकार हैं? तब्रेज ईरान के। मीर सैयद अली के पिता का नाम क्या है बेटा? मीर मंसूर नाम है इनके पिताजी का, जबकि मुगल शैली का जन्मदाता किस चित्रकार को कहा जाता है बेटा? मीर सैयद अली को ही माना जाता है मुगल शैली का जन्मदाता। मीर सैयद अली किस चित्रण के लिए जाने जाते हैं? तो ग्रामीण दृश्यांकन के लिए मीर सैयद अली बहुत फेमस हैं। क्वेश्चन बनता है लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू किसका चित्रण है बेटा? तो लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू मूल रूप से मीर सैयद अली की अच्छी रचना मानी जाती है। मजनू का जन्म नामक चित्रण किसने बनाया है बेटा? मीर सैयद अली के द्वारा ही मजनू का जन्म भी बनाने का प्रयास किया गया है। पिता मंसूर का व्यक्ति चित्रण किसने बनाया बेटा? तो पिता मंसूर को भी दर्शाने का प्रयास मीर सैयद अली के द्वारा बहुत अच्छे से किया गया है। चावल के दाने पे चौगान का संपूर्ण दृश्य किसने बनाया बेटा? चावल के दाने पे चौगान का संपूर्ण दृश्य भी मीर सैयद अली के द्वारा बनाया जाता है, याद रखना है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दास्तान अमीर हमजा के लेखक कौन रहे हैं बेटा? तो अता उकल्लावाज वीनी मूल रूप से नाम है और दास्तान अमीर हमजा के लेखक अता उलक्काज वीनी मूल रूप से इन्होंने दास्तान अमीर हमजा लिखा है। दीवाने अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं बेटा? 360 कहानियों आगे दास्तान अमीर हमजा किसके खंडों में बेटा? 12 खंडों में 2400 चित्र। आगे दास्तान अमीर हमजा में प्रत्येक खंड में कितने पन्ने हैं बेटा? तो 100 युग हैं, यानी प्रत्येक खंड में 100 पन्ने हैं और 12 खंड हैं, तो इस टाइप से 1200 पन्ने हुए, 2400 पेज होगा। दास्तान अमीर हमजा के प्रत्येक युग में कितने चित्र हैं बेटा? 2 चित्र प्रत्येक युग में रहे हैं, यानी युग होता है पन्ना बेटा, एक पन्ने में 2 चित्र, एक साइड इस साइड एक साइड उस साइड, यानी हर एक पेज पे चित्रण का कार्य हुआ है। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किस पर हुआ है बेटा? तो दास्तान अमीर हमजा का जो चित्रांकन है सूती कपड़ों पे हुआ है और 2400 क्या है पेज? 2400 पेज है, 1200 पन्नों पे हुआ है। आगे कहा जाता है किस पुस्तक पे फारसी कश्मीरी राजस्थानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है बेटा? तो वह पुस्तक है अमीर हमजा, जिसपे मूल रूप से राजस्थानी शैली भी दिखाई देती है, कश्मीरी शैली भी दिखाई देती है, फारसी शैली भी अपना प्रभाव छोड़ पाती है। तो फारसी, कश्मीरी और राजस्थानी शैली का प्रभाव किस पे रहा है? अमीर हमजा पे ही दर्शाया गया। आगे बात करते हैं तो पूछा जाता है दास्तान अमीर हमजा में बने चित्र किसने चश्म के हैं बेटा? दास्तान अमीर हमजा में जो दर्शाया गया है एक चश्म चेहरे का चित्रण ज़्यादातर हुआ है। दास्तान अमीर हमजा के चित्रों का करने में कितना वर्ष लगता है बेटा? तो 15 वर्ष लग जाते हैं सीधे 2400 चित्रों को बनाने के लिए। आगे क्वेश्चन बनता है दास्तान अमीर हमजा के 60 चित्र किस संग्रहालय में रखे गए हैं बेटा? तो 60 चित्र मूल रूप से वियना, संयुक्त राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया में रखे हुए हैं, जबकि विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में अमीर हमजा के कितने चित्र रखे हैं बेटा? 28 चित्र रखे हुए हैं लंदन वाले में। जबकि ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में अमीर हमजा के कितने चित्र रखे हुए हैं बेटा? तो 5 चित्र रखे हुए हैं। आगे कहा जाता है अमीर हमजा के चित्र भारत कला भवन वाराणसी में कितने रखे हैं बेटा? एक चित्र केशव, मुकुंद, जगन्नाथ, महेश, तारा, सावल, धर्मदास, हरवंश, हेमकरण, मधु, राम, ये सब किसके दरबार के चले रहे हैं? ये सबके सब हैं। इसमें मिस्किन का नाम कई बार पूछा गया, केशव का नाम कई बार पूछा गया, दशवंत का नाम कई बार पूछा गया, बसावन का नाम कई बार पूछा गया, महेश का नाम कई बार पूछा गया, साथ ही साथ एक बार धर्मदास का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इतना नाम आपको हर होगा अकबर के दरबार के अच्छे से माने जाते हैं। आगे बात करते हैं पूछा गया दशवंत किस जाति का था बेटा? तो दशवंत मूल रूप से कहार जाति का था, इसके गुरु अबू समद सिराजी। दशवंत किस प्रकार के चित्रण के लिए जाने जाते हैं? भित्ति चित्रण के लिए बहुत पारंगत था। कहा जाता है कौन चित्रकार पालकी उठाना और दीवारों पे लिखता था बेटा? पालकी उठाता था और दीवारों पे लिखता था, वो काम दशवंत का ही रहा। सिराजी की मृत्यु के बाद चित्रकला विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो दशवंत ही बनता है, उसका चेला दशवंत ही है, तो दशवंत को ही बनाया जाता है।
कहा जाता है कौन मुगल चित्रकार पागल हो गया, आदमी चेक कर लेता है बेटा, पागल हो करके आत्महत्या करने वाला चित्रकार है दशवंत, मुगल शैली का अच्छा चित्रकार माना जाता है, अबू शमस सिराजी का चेला है। आगे आगे कहा जाता है भारतीय देवी देवताओं का चित्रण मुगल काल की सुंदरता से करता है बेटा, भारतीय देवी देवताओं का जो चित्रण है मूल रूप से मुगल काल में सुंदरता से करता है। जयपुरी अराइसी शैली का सिद्धहस्त कलाकार कौन होता है बेटा, तो जयपुरी अराइसी शैली का सिद्धहस्त कलाकार दशवंत ही है, याद रखना है, नाम बहुत फेमस है। आगे महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के 21 चित्रण किसके हस्ताक्षरित है बेटा, दशवंत के द्वारा ही गए। रजनामा का चित्रण प्रतियां किस संग्रहालय में है बेटा, रजनामा का जो चित्रण प्रतियां हैं मूल रूप से जयपुर में संग्रहित की हुई है। आगे क्वेश्चन बनता है अकबर दरबार में मिस्किन सरवन केशु किसके साथ कार्य, अकबर दरबार में मिस्किन सरवन केशु किसके साथ कार्य करते थे बेटा, तो दशवंत के द्वारा कार्य किया। बसावन किस चित्रण के लिए निपुण था बेटा, बसावन मूल रूप से पृष्ठिका जिसे हम लोग जिल्द कहते हैं, जिल्द के लिए जाने जाते हैं, फ्रंट वाला पेज बनाने के लिए जाने जाते हैं। अबू समद सिराजी मीर सैयद अली किस चित्रकला के गुरु रहे हैं बेटा, तो बसावन के गुरु रहे हैं अबू समद सिराजी और मीर सैयद अली किसके, बसावन के रहे हैं। अकबर के दरबार का बसावन का पुत्र मनोहर किसके शासनकाल का चित्रकार रहा है बेटा, मनोहर मूल रूप से जाएगा जहांगीर के काल का, क्योंकि बसावन जब रहे हैं अकबर के दरबार के तो आप जानते हैं अकबर का पुत्र आता है आगे जहांगीर, तो जहांगीर के काल में बसावन का पुत्र आएगा मनोहर, मनोहर अच्छा चित्रकार बनता है। बसावन की प्रशंसा किस पुस्तक में की गई बेटा, आईने अकबर में बसावन के बारे में कहा जाता है। बसावन ने 40 वर्षों में चित्र बनाए, बसावन ने मूल 40 वर्षों में 200 से अधिक चित्र। रामायण का चित्रण किसने किया बेटा, बसावन के द्वारा किया जाता है। घोड़े के साथ निर्जन मरुस्थल में घूमता आदमी किसे जाता है बेटा, बसावन की दाराब नामा का चित्रण किसने किया बेटा, तो दाराब नामा का चित्रण भी मूल रूप से किया जाता है। सुई में धागा डालता दरवेज का चित्रण किसने किया था, तो दरवेज का चित्रण मूल रूप से सुई में धागा डालते हुए करता है। ईसाई विषय का चित्रण संग्रहालय अकबर को किसने भेज किया, तो ईसाई विषय का चित्र संग्रह में अकबर को किसने भेज किया था, केशव के द्वारा किया जाता है। याद रखना है नाम। कहा जाता है अकबर के समय पोथियों की संख्या कितनी रही है बेटा, तो 2400 रही है, 2400 ठीक है, तो 2400 मूल रूप से अकबर के समय में पोथियों की संख्या रही। भारतीय पौराणिक कथाओं को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया बेटा, तो ये फैजी के द्वारा ऐसा
इमारत कौन सी होती है? तो फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत जोधाबाई का महल है बेटा, याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस सन में करवाया गया बेटा? तो बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है 1601 ईस्वी में अकबर के द्वारा करवाया जाता है। क्वेश्चंस बनता है विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा माना जाता है बेटा? तो बुलंद दरवाजे को ही सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है। कई 134 तो कई जगह 176 माना जाता है इसकी हाइट। समय के अनुसार क्वेश्चंस का आंसर भी बदलता रहता है बेटा, लेकिन 176 राइट आंसर है। फिलहाल आयोग इसे 134 मानता है, तो 134 के साथ जाना है। अकबर का सबसे प्रिय पत्नी कौन रहा है बेटा? तो अकबर की सबसे प्रिय पत्नी जोधाबाई के नाम से जानी जाती हैं। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत जोधाबाई से ही करते थे। किस मस्जिद को फतेहपुर सीकरी के गौरव कहा जाता है बेटा? वह कौन सी मस्जिद है जिसे फतेहपुर सीकरी का गौरव माना जाता है? तो जामा मस्जिद मूल रूप से फतेहपुर सीकरी का गौरव के नाम से फेमस है। किस मस्जिद में शेख सलीम चिश्ती इनके पुत्र इस्माइल शाह की कब्र है बेटा? तो जामा मस्जिद में मूल रूप से शेख सलीम चिश्ती और उनके पुत्र इस्माइल शाह की कब्र है। आगे, हुमायूं, अकबर, शेख सलीम चिश्ती, शेर शाह सूरी का मकबरा किस काल का है बेटा? तो ये अकबर के काल का ही रहा है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? हाजी बेगम के द्वारा करवाया जाता है दिल्ली में। अकबर के शासनकाल के दौरान सर्वप्रथम किस मकबरे में संगमरमर का प्रयोग होता है बेटा? तो हुमायूं के मकबरे में ही सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग होता है। उससे पहले लाल बलुआ पत्थर से काम चलता था। किस मकबरे में 4 बाग पद्धति से बनाया गया बेटा? तो हुमायूं का मकबरा ही 4 बाग पद्धति से बनाया जाता है और मूल रूप से संगमरमर से बनाया जाता है। किस मकबरे के समीप 6 मुगलों को दफनाया गया है बेटा? तो हुमायूं के मकबरे के आसपास मूल रूप से 6 मुगलों को दफनाया गया है। आगे कहा जाता है किस मकबरे को एक वफादार बीवी महबूब बाना पेश करते हैं बेटा? तो हुमायूं के मकबरे को। किस महल को एक वफादार आशिक का सिराज कहा जाता है? तो किस महल को मूल रूप से वफादार आशिक का सिराज? ताजमहल को कहा जाता है। आगे, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है बेटा? तो सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पड़ता है? आगरा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस मकबरे को 5 मंजिला बनाया गया बेटा? तो अकबर के मकबरे को 5 मंजिला बना दिया जाता है। आगे कहा जाता है किस मकबरे में गुम्मद का प्रयोग नहीं किया गया है? क्वेश्चन छप सकता है बेटा। अकबर का जो है मकबरा है 5 मंजिला बनाया गया है, गुम्मद का प्रयोग एक भी नहीं किया गया है। आगे क्वेश्चंस बनता है किस मकबरे में बौद्ध और हिंदू कला का प्रभाव प्रतीत होता है? तो वह मकबरा होता है बेटा अकबर का मकबरा। अकबर के मकबरे में बौद्ध और हिंदू कला का प्रभाव अच्छे से दर्शाया गया है। क्वेश्चंस बनता है किस मकबरे को पिरामिड के आकार में बनाया गया है बेटा? तो अकबर के मकबरे को पिरामिड के आकार में बनाया गया है, एक भी गुम्मद यहाँ दर्शाया नहीं गया है। कहा जाता है किसके मकबरे को चारों तरफ ईश्वर के 99 नाम अंकित हैं बेटा? तो वह मकबरा है अकबर का। अकबर के मकबरे के चारों साइडों में 99 नाम ईश्वर यानी भगवान के दर्शाए गए हैं। आगे क्वेश्चंस बनता है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है बेटा? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है। शेर शाह सूरी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था बेटा? शेर शाह सूरी के द्वारा ही करवाया जाता है। क्वेश्चंस बनता है किस मकबरे को अष्टकोणीय मकबरा कहा जाता है बेटा? या अष्टकोणीय मकबरा बनाया गया बेटा? तो शेर शाह सूरी के मकबरे को अष्टकोणीय मकबरा के रूप में जाना जाता है। अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाता था बेटा? तो नगाड़ा बजाने में बिल्कुल सिद्धहस्त था बेटा अकबर नगाड़ा बनाने का लिए जो है बहुत फेमस था। आगे बात करते हैं औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाता था बेटा? औरंगजेब जो है बहुत कट्टर शासक था, बीड़ा बजाता था। कौन मुगल बादशाह हिंदी संगीतकार था बेटा? शाहजहां जो है हिंदी संगीतकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। कौन मुगल शासक नृत्य और गायन दोनों करता था बेटा? तो नृत्य भी करता था, गायन भी करता था शाहजहां, जिसके काल में स्थापत्य कला स्वर्णकाल के रूप में जानी जाती है। तानसेन किसके दरबार के संगीतकार रहे हैं बेटा? अकबर के काल के अच्छे संगीतकार माने जाते हैं। तानसेन का पूरा नाम क्या होता है? रामतनु पांडे होता है। रीवा के राजा बघेल का दरबारी संगीतकार कौन रहा है बेटा? तो रीवा के राजा बघेल का दरबारी चित्रकार या दरबारी संगीतकार मूल रूप से तानसेन ही रहे हैं। आगे कहा जाता है अकबर ने किस संगीतकार को कंठाभरण विलास की उपाधि दी थी बेटा? तो कंठाभरण विलास की उपाधि जो है रामतनु पांडे यानी मूल रूप से तानसेन को ही दी जाती है। आगे कहा जाता है तानसेन के गुरु का नाम बता दीजिए। बाबा हरिदास से तानसेन ने जो है संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी, तो बाबा हरिदास इनके गुरु हैं। बाबा हरिदास कहाँ के निवासी थे? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक जगह होती है मथुरा के निवासी बाबा हरिदास रहे हैं। तानसेन की कब्र किस राज्य में है बेटा? तो तानसेन की जो कब्र है बेटा, जो कब्र बनाई गई वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में बनाई गई है, याद रखना है। ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किसने किया है बेटा? तो ध्रुपद गायन शैली को मूल रूप से जो है तानसेन के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया जाता है यानी स्थापित किया जाता है। मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग और मल्हार किसका राग रहा है बेटा? तो मियाँ की तोड़ी, मियाँ का सारंग और मल्हार मूल रूप से तानसेन का ही जो है राग रहा है। आगे क्वेश्चंस बनता है कि तानसेन के समान पिछले
1000 वर्षों में कोई पैदा नहीं हुआ और ना कोई होगा, यह कथन किसका है बेटा? तो यह अबुल फजल ने ऐसा कारनामा करके बताया है कि तानसेन से अच्छा कोई नहीं है। बाज बहादुर को अकबर ने कितने मनसब दिए थे बेटा? तो बाज बहादुर को 200 मनसब का जो है भेंट मिलता है। तानसेन के बाद अकबर दरबार का प्रमुख संगीतकार कौन रहता है बेटा? तो रामदास रहते हैं अकबर के दरबार के दूसरे नंबर के अच्छे संगीतकार। अकबर ने संगीत की शिक्षा किससे लिया है बेटा? तो मूल रूप से लाल कुलवंत से अकबर ने संगीत की शिक्षा ग्रहण की है। अकबर ने दास प्रथा पे समाप्ति कब किया बेटा? तो दास प्रथा का अंत जो है 1562 ईस्वी में अकबर करता है। आगे क्वेश्चंस बनता है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया बेटा? तो जजिया कर को मूल रूप से 1564 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया था। क्वेश्चंस बनता है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना कब करवाता है? तो इबादत खाना को इस्टेब्लिश करने का काम 1575 ईस्वी में हुआ है। याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब करता है बेटा? तो 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म को भी चलाया जाता है। दीन इलाही धर्म के पुरोहित कौन बनते हैं बेटा? अबुल फजल बनाए जाते हैं इसके पुरोहित। अकबर के दीन इलाही धर्म को अकबर का भूल का स्मारक कहा जाता है बेटा? जॉन स्मिथ के द्वारा ऐसा कहा गया है। आगे, अकबर अमृत शहर बसाने के लिए रामदास को कितनी ज़मीन देता है बेटा? तो अमृत शहर को बनाने के लिए 500 बीघा देता है रामदास को। रामदास इसके दरबार के अच्छे चित्रकार होते हैं, सेकंड लेवल के अच्छे संगीतकार माने जाते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर